मेरा टॉपिक आज का जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर है। ठीक है, उसमें मैंने 3 टाइप के बारे में बताया था, उदारवादी तत्व, समाजवादी तत्व और गांधीवादी तत्व के बारे में। मैंने समाजवादी तत्व के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना, यहाँ तक कंप्लीट करवा चुका हूँ। कल आप लोगों को याद है किसी को? अनुच्छेद 38 के अकॉर्डिंग भी मैंने बात किया था आप लोगों से, 39 में भी बात किया था, अनुच्छेद 41 में भी बात किया था आप लोगों से कि 41 क्या कहता है, कार्य, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के अधिकारों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद नंबर 43 के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या बोलता है कि सभी नागरिकों को जीवन यापन को पर्याप्त के साधनों को प्रावधान देने की बात करता है ना। अनुच्छेद 42 यानी 42 भी बात करता है आपसे। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से कल बात कर चुका था, यहाँ तक हो चुका है। आज मैं इसके आगे चलूँगा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित जो होता है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्वों में अगर हम इसको शामिल करते हैं तो एक आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 आपको पता है क्या कहता है? आर्टिकल 40 क्या कहता है? कोई भी बताना चाहे बता सकता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का। हाँ, अनुच्छेद अगर हम 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 आप सबसे कहता है कि गांव में पंचायतों की स्थापना के लेकर बोलता है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोगों को समझते चलना है कि, और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है, आप लोगों ने देखा भी है कि यूजीसी में प्रश्न पूछा भी गया है एक बार, है ना। तो यहाँ पर अनुच्छेद 40 आपका कंप्लीट हो गया। ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा कि राज्य ग्राम पंचायतों के स्वशासन इकाई के रूप में संगठित करने का कदम उठाया गया, अनुच्छेद 40 है। और अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 43 यानी 43 के बारे में, 43 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग, कुटीर का मतलब क्या होता है? छोटा होता है, लघु होता है, उद्योगों को बढ़ावा देने का जो प्रयास किया गया है वो अनुच्छेद नंबर 43 में कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और आपको पता होना चाहिए जो मैंने 41, 42 बताया है वो समाजवादी तत्वों के रूप में बताया था कि इसके अंतर्गत आते हैं यहाँ पर, है ना, कि जिसमें मैंने कहा कि 41 कार्य शिक्षा को लेकर था, 43 सभी नागरिकों को जीवन यापन को पर्याप्त साधनों के रूप में था, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखें 42 में तो न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के बारे में किया था, मातृत्व राहत के बारे में बात किया था। तो ये अनुच्छेद आपका 42 है। तो ये समाजवादी है, इसे भी आपको थोड़ा सा समझना होगा कि समाजवादी कौन सा है, गांधीवादी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, थोड़ा सा इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करते हैं 43 का बी, अब ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, यहाँ पे 43 आप यहाँ पे देखें ए और जो है 43 और 43 का ए, ये अगर आपकी बात होती है तो ये आता है किस में? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। यह आपका आता है समाजवादी में। लेकिन जब कभी कुटीर उद्योगों के लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा होता है ऐसी कंडीशन पर, तो 43 को इन्वॉल्व कर दिया गया है कि गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, और प्लस में अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा कुटीर उद्योग गांधीवादी सिद्धांत में। और जो है 43 का अगर बी के बारे में बात करें तो सहकारी समितियां हैं जो स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त कामकाज या लोकतांत्रिक नियंत्रण या पेशेवर का प्रबंधन या मैनेजमेंट का बढ़ावा देने की बात करता है। तो यह अनुच्छेद 43 का भी है, यह आता है गांधीवादी के सिद्धांत में आता है। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत में अगर हम बात करें तो 46 का भी इन्वॉल्व किया गया है कि कमजोर वर्गों को लेकर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लेकर शैक्षिक और आर्थिक हितों में विशेष सावधानियां या प्रावधान के बारे में अगर जिक्र करता है तो वो 46 है। 46 ध्यान रखिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है 46 आपसे क्या बोलता है? अनुच्छेद अगर 46 की बात हो तो आपको सीधा सीधा दिमाग आना चाहिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया अभी 43 का भी, 46 और एक 48 भी आता है इसी के अंतर्गत, 48 भी इसी के अंतर्गत आता है। आगे हम देख लेते हैं 47 भी आता है। 47 के बारे में अगर हम बात करें तो राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन पर रोक लगाने की बात करता है। तो गांधीवादी का सिद्धांत ही है, समाजवादी का नहीं है, गांधीवादी का ही है। और 48 के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे गाय, बछड़ों और उसके अन्य दुधारू पशुओं वध पर, उनके मतलब जो मार दिए जाते थे, आप लोगों को पता होगा, इस पे रोक लगाने की बात किया गया है। और मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार लाने के लिए बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 48 में। तो ध्यान रखिएगा
43 43 का बी, एंड 47 और 45 46 और 47 48, ये सारे के सारे आर्टिकल जो आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से देखा जाता है तो गांधीवादी के तत्वों में देखने को मिल जाते हैं हम लोगों को। आगे अगर हम बात करते हैं उदारवादी में, तो उदारवादी बेसिकली ये बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसको इसी नाम से भी जाना जाता है और कहीं कहीं इसे उदारवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, उदारवादी सिद्धांत भी बोला जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें एक अनुच्छेद आता है 44, और 44 अनुच्छेद क्या कहता है पता है आप लोगों को? बताइए जरा, अनुच्छेद 44 क्या बोलता है आप सबसे? ये नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है सर। ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अनुच्छेद 44 अगर आप देखें तो आपको लिखा हुआ है कि राज्य, भारत के राज्य के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये अनुच्छेद नंबर 44 होता है, 44 होता है, चाहे राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा या नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात कर रहा है तो वो अनुच्छेद नंबर 44 होता है, और 44 वो होता है 44। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोगों को समझते चलना है। और आगे अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर, अगर हम बात करें 45 के बारे में, आप भली भांति तरीके से जानते होंगे 45 किसको कहते हैं। मालूम है आप लोगों को? ये प्रश्न पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में, ये प्रश्न देखने को हम लोगों को मिल सकता है। बताएं जरा एक बार। 45 बहुत सरल है जी। 45 के बारे में अगर हम बात करें तो 45 क्या कहता है आपसे कि 6 से बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उपबंध के बारे में बात करता है। आपको मालूम होगा जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उस समय अनुच्छेद 45 में ये बात कही गई थी कि 6 से कम उम्र के बालकों के लिए जो प्रारंभिक के बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के उपबंध के बारे में राज्य के सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के उपबंध में करने का प्रयास जो किया गया है वो बेसिकली अनुच्छेद नंबर 45। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और ये एग्जाम में पूछा भी जाएगा आप सबसे। अनुच्छेद नंबर अगर हम बात करते हैं 48 के बारे में, 48 भी बहुत सरल है, इजी है, आप कर भी लेंगे, आप सभी लोगों को पता भी होगा 48। अभी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र भी किया था कि अनुच्छेद 48 कहता क्या है, मैंने थोड़ा सा आप लोगों से जिक्र किया है शायद। ठीक है, चलो अगर नहीं किया है तो अब आप देख लीजिए 48 अनुच्छेद आपसे क्या कहता है। 48 अनुच्छेद आपसे बोलता है कि मैंने अभी आपको बताया था कृषि और पशुपालन को लेकर, कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की अगर बात हो रही है तो अनुच्छेद नंबर 48 आपके बात कर रहा है। यहाँ पे 48 के अंतर्गत कई पार्ट आता है, जैसे 48 का ए भी आ जाता है, 48 का ए, जहाँ पे बताया गया है कि राज्य के अपेक्षा की गई पर्यावरण को संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो संरक्षण और सुधार के तथा देश के वनों और अन्य जीवों के संरक्षण के लेकर उत्तरदायित्व को निभाना और वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत सरकार की एक चिंता विभिन्न प्रकार के पर्यावरण कानूनों के रूप में व्यक्त की गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय वन अधिनियम कब आया था, तो ये इसी आर्टिकल के अंतर्गत बात की गई है, अनुच्छेद नंबर 48 के अंतर्गत। तो भारतीय वन अधिनियम जो है 1922, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिला यहाँ पर कि भारतीय वन अधिनियम के बारे में बात होता है तो 1927 हो जाएगा आपका। और अगर आपसे बात किया जाए संशोधन के बारे में बात कर रहा है कि वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम तो 1972 होता है, और इसका संशोधन जो किया गया था 1991 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के बारे में बात कर रहा हो तो आप 1986 लगाएंगे, 1986। पर्यावरण के संबंध में मैंने आप लोगों से हर एक अधिनियम के बारे में बता चुका हूँ, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिए। ये पर्यावरण के जितने अधिनियम है अगर आपको याद हो गए तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको काम आएंगे। एक वन संरक्षण अधिनियम है, और जो वन संरक्षण अधिनियम है वो 1980 का है, 1980 का है, और 1988 में इसमें संशोधन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करें, ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न बनकर पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 1927 और 1981 वाले में क्या डिफरेंस है? देखिए 1927 में जो है भारतीय वन अधिनियम के बारे में बात किया गया था, और 1981 मैंने नहीं बोला है,
1972 बोला था, और उसका संशोधन 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। और 86 का जो बदला था मैंने कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम था। वन संरक्षण के बारे में बात किया गया था अधिनियम, वो 1980 था, आप ये कह सकते थे, है ना। अच्छा, 81 के बारे में जो था, अगर आप 81 कह रहे हैं 81 के बारे में, तो ये बेसिकली संशोधन का पार्ट है, और ये वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण का अधिनियम था 1981 का। तो ये प्रदूषण पोल्यूशन वगैरह की रोकथाम करने की बात करता था, ठीक है प्रवीण। तो हाँ, पोल्यूशन के बारे में ये 91 आप कर सकते हो, 1981 कर सकते हो, 1981 कर सकते हो। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। और वन संरक्षण करना है, वनों को बचाना है हमें, ये सारी चीज़ें हैं। मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, आप लोग उसे जरूर देख लेना सभी लोग, क्योंकि वनों के संबंध में सारे मैंने अधिनियम को वहाँ पे मेंशन किया है, उसका मैं स्क्रीन वनों के संबंध में था, वो मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ, आप उसे जरूर देख लेना एक बार सभी बच्चे। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक अनुच्छेद आपका 48 का ए है, और अभी मैंने आपसे बात भी किया कि 41 का ए के अंतर्गत क्या बातें कही गई है कि पर्यावरण रक्षा और सुरक्षा की बात किया गया है, देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा की बात किया गया 48 का ए। तो ये इसको थोड़ा सा स्टार कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट इसका जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। 48 जो है कृषि और पशुपालन से है, और 48 का जो ए है वो पर्यावरण से है, उसकी सुरक्षा वगैरह के बारे में बात करता है। और तुरंत आपके दिमाग में बात क्लिक हो जानी चाहिए, वनों के कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 49 के बारे में, अनुच्छेद 49 क्या कहता है आपसे, कहता है कि राज्य की कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात कर रहा है आप लोगों से, है ना। ये भी अधिनियम इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 49, तो 49 आपसे सीधा से बात कहता है कि राष्ट्रीय महत्व, संस्मारक स्थान, वस्तुओं का संरक्षण करना है आपको। तो राज्य के कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक संस्मारक और स्थान की जब रक्षा करेंगे तो वो अनुच्छेद नंबर 49 होती है, ठीक है। तो हमें इसका नुकसान नहीं करना है, नो, ऐसे भी याद कर सकते हो, लास्ट में 9 आ रहा है, तो किसका नुकसान नहीं करोगे आप, जाहिर सी बात है, जो भी संस्मारक होंगे, जो भी वस्तुएं होंगी, जो भी स्थान होंगे, उसके संरक्षण करने की बात कर रहा है ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। और आप ध्यान रखना, एक 7वां संशोधन था अधिनियम का 1956 का, धारा 27 में ये बात कही गई थी कि संसद के द्वारा घोषित करना, स्थान का प्रतिस्थापित कर देना, तो ये बातें बेसिकली वहां पर मेंशन की गई थी, ठीक है। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 50 के बारे में। 50 क्या कहता है, अब 50-50 का मतलब एक तरफ न्यायपालिका हो जाएगी तो एक तरफ कार्यपालिका हो जाएगी। अनुच्छेद 50 है, याद आया आपको, बताइए जरा। अनुच्छेद 50 आप तो अगर कर लेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो कर लेंगे, बोलिए एक बार। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, बहुत सरल है कि राज्य की न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलगाव को सुनिश्चित किया गया था, और संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने की बात अगर करता है तो वह अनुच्छेद 50 है। आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 50, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 51 के बारे में। देखिए 51 एक है, एक 51 का अगर हम बात करें तो आपका ए आता है, अनुच्छेद 51 का ए भी आता है, अनुच्छेद 51 भी आता है। हम बात करेंगे 51 के बारे में। 51 कहता है कि भैया अंतरराष्ट्रीय शांति चाहता हूं और सुरक्षा की बात करता हूं, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करता है कौन सा अधिनियम, तो यह अधिनियम है अनुच्छेद, सॉरी ये कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है 51, वो है 51। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, एक बार जरा स्पष्ट करिए आप सभी लोग। अभी आप सभी लोग बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए ये, ठीक है। कुछ अनुच्छेद है, और अनुच्छेद आपको 50 अगर हो गए याद तो समझ लिए कि आपको 4 या 6 नंबर तो जरूर मिलेगा, 2 या 3 प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आप सबके, ठीक है। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है अभिवृद्धि करने की बात करता है, ये आपका 51 प्लस में अगर हम बात करें तो इसके बीच में न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने की बात करता है, प्लस में संगठित लोगों के लिए एक दूसरे के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि का मतलब दोस्ती होती है, मित्रता होती है, बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने की बात करता है, प्लस में अंतर्राष्ट्रीय विवाद के स्थान पर अगर हम बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उसके मध्य के द्वारा निपटाना, मध्यस्थता के माध्यम से जो
मध्यस्थता आप समझ रहे होंगे, मेडिटेटर जिसको हम बोलते हैं ना, सोशल वर्कर या कोई थर्ड पर्सन। जैसे विवाद अधिनियम पढ़ रहे थे आप, सुलझाने के लिए कई पार्ट हैं, सामूहिक सौदेबाजी है, मध्यस्थता है, सुलह है, तो आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हो। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी बातें आती हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, दूसरा न्याय संगत, तीसरा आपको लोगों का एक साथ व्यवहारों के प्रति क्या है, संधि करना या मित्रता, और एक आपका आता है कि अगर विवाद हो रहा है तो उसको निपटाने के लिए एक मध्यस्थता का होना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये 3-4 बातें हैं, अनुच्छेद नंबर 51 को ही रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब जरूरी ये नहीं है कि आपको शांति और सुरक्षा मिल जाए, केवल अगर मिल जाए आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो कौन सा अनुच्छेद होगा, 51 होगा भाई। अब ये 42 के बारे में अगर आप पढ़ें तो 42 क्या बोल रहा था भाई, प्रसूति अभी दे दिया उसने, जो कि 42 में और भी बातें लिखी हुई थी। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा आप लोगों को भाई, बताइए। नहीं याद आ रहा तो भी नहीं बोल रहे हो आप लोग। हाँ, याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो काम की न्याय संगत भी था और जो है मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने को लेकर था, प्रसूति सहायता था, और एग्जाम में केवल प्रसूति सहायता पूछ लिया था। बच्चों ने इसका सही जवाब भी दिए हैं बच्चों ने, बहुत बढ़िया। ऐसे आपको पढ़ते चलना है, समझते चलना है, वेरी गुड। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टॉपिक लेते हैं, डीपीएसपी में संशोधन के बारे में देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 का है, आपको पता होना चाहिए। देखिए बेसिकली क्या है कि कुछ अगर हम बात करें संशोधनों के बारे में, तो आपको मैं बता दूं 2020 में, अभी 2020 नहीं 2017 में पूछा गया था प्रश्न, वो 2020 में नहीं, पूछ लिया था कि क्रम में लगाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन, 93 और 94 संविधान संशोधन, ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, जो कि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में था, जिसमें दिया गया था कि नए निर्देश जोड़कर संविधान भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए थे। अब आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा, बताइए 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 में क्या बदलाव किया गया, भाग 4 में क्या बदलाव था, बताएं। थोड़ा सा दिमाग पे अपने प्रेशर डालें, क्या चीज थी। डीपीएसपी। बताएं सर जी। न्यायालय के अगेंस्ट में नहीं जा सकते सर, मतलब जो नहीं सर, न्यायालय में नहीं जा सकते सर, शायद इनको नीति निर्देशक तत्वों को लेके आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अच्छा, चलो मैं बता देता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैं एक पैराग्राफ में बोलूंगा, आप लोग मेरी बातों को वहां से समझ जाएंगे। जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 का, जो आधिकारिक तौर पर संविधान में या एक संविधान के रूप में जब इसको अब जाना गया, तो आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के द्वारा जो अधिनियमित किया गया था, उस संशोधन में वो क्या था, विवादास्पद था, और जो बेसिकली संवैधानिक संशोधन को माना जाता था। कहने का मतलब था कि संवैधानिक वैधता का निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया था, और इसमें भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। यही आपका सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, जो मौलिक कर्तव्य था, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य था, यही मैं आप लोगों से जानना चाह रहा था। मौलिक कर्तव्य अगर आप बोलते तो मैं समझ जाता। क्या मेरी बात से आप संतुष्ट हुए, सहमत हुए? कंफर्म करें एक बार। अगर हम बात करें 4 का भाग 4 का कोई बताना चाहेगा मुझे? संविधान का भाग 4 का या ए भी कह सकते हैं आप लोग, है ना भाई। 42वां संविधान संशोधन 1976 का तो था कि यदि माता पिता का संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु अपने यथास्थिति में बालक को प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यही तो बात थी उसमें 4 के काम में। क्या बात थी इसके अलावा? 51 तो इसी में था, 4 के काम में ही।
नहीं याद आ रहा है आप लोगों को, शायद बोल भी नहीं रहे आप लोग। मूल कर्तव्य से ही संबंधित था भाई। इतना सरल प्रश्न अगर आप बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो सर ऐसे तो फिर 21A के तहत भी तो मौलिक अधिकार बना दिया गया था शिक्षा को। ये किसको 21 का? सर 21A के तहत भी तो शिक्षा के बारे में देखो बात की गई थी ना। वहाँ दूसरा है प्रवीण। यहाँ आपको ये है आपको जानना कि यदि माता पिता संरक्षक, माता पिता अभिभावक 6 वर्ष से 14 वर्ष के 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच के जो बालक होंगे उनको जो 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 संरक्षक लोग हैं, जो अभिभावक लोग हैं, उनको शिक्षा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे थी। अनुच्छेद आपको जी जी अनुच्छेद 21 का 1 आप का, जिसको आप बोलते हैं का, 21 का बोलते हैं या 21 का 1 भी बोल सकते हैं। वो आपसे क्या बोलता है, किसी को पता? वो आपसे क्या कहता है? वो कहता है आपसे कि वो आपसे क्या बोलता है? कहता है कि भाई शिक्षा का अधिकार के बारे में बात करता है। कहता है कि बालकों के, जो जितने भी बालक हैं, सभी बालक को कि निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात किया है वहां पर। और वो था 88वां संविधान संशोधन, 88 वाला संशोधन था वो, 2002 का। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब समझ में आ गया होगा यहाँ पे दोनों बातें। बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी बात है। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो आपका अनुच्छेद नंबर 39 का एक कहता है कि गरीब को कानूनी सहायता प्रदान करना, है ना। तो अनुच्छेद अगर हम बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 39 का ए कि गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद नंबर 39 का ए है। और अनुच्छेद 43 का ए उद्योग के प्रबंधन के श्रमिकों की भागीदारी है। और ये सारे संशोधन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। अगर अनुच्छेद 48 का ए के बारे में बात करें तो पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 44वां संविधान संशोधन जो 1977 में हुआ, इसमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया और घोषित किया गया कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानता को कम करना है और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच में स्थिति, सुविधाएं, अवसर संबंधी असमानताओं का समाप्त कर देना है। और यही प्रयास होना चाहिए, मतलब एक समूह के रूप में उनको समानता का अवसर दिया जाए। ये बात कहने की कोशिश किया जा रहा है 44वां संविधान संशोधन 1977 के तहत। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, याद आपको आया? बताइए, बोले। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आप सबको ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखना होगा और अपने आप में सभी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपने आप में यहाँ पे जितनी बातें मैं आप सबसे कर रहा हूँ वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे 1-2-3 बातें बताना चाहूँगा। एक तो आप ध्यान कर लीजिए कि 42 याद कर लीजिएगा कि संविधान संशोधन जो है 1976 का था। और यह संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में स्वर्ण सिंह एक आयोग था, उसकी सिफारिश पर ये लाया गया था 42वां संविधान संशोधन। और लघु अगर हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा किस संशोधन को कहा गया है? लघु संशोधन हुआ है, छोटा संशोधन। तो छोटा संशोधन के बारे में बात करें तो वो 42वां है। वो कौन सा है? वो 42वां है, यानी 42 वाला है। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। और सेकंड थिंग, अगर हम बात करें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक 44वां संविधान संशोधन किसी किसी बुकों में 1978 मिलता है, तो कहीं कहीं 1977 मिलता है। ठीक है, तो आप, मैं यही कहूँगा याद रखने के लिए कि आप 1978 भी याद रखें, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो ये बेसिकली संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकारों से हटाने का सबसे ज़्यादा फेमस रहा है इसमें। तो संपत्ति के अधिकार को लेकर अगर बात करता है तो 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ये खासकर ध्यान रखें। और 48 भी है जो 1984 में हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है ना, इसको छोड़ दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसी को आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, और एक आप लोगों को ध्यान रखना होगा 73वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 73वां संविधान संशोधन, कॉपी पर मेंशन कर लीजिए अपने आप सभी लोग। 1992 में
1992 में हुआ था और इसके द्वारा कहा गया था जो 11वीं अनुसूची थी, मैंने कहा था ना कि भाई पंचायती राज संस्था की स्थापना का प्रावधान के बारे में अगर कोई जिक्र किया गया है तो 73वां संविधान संशोधन था जो 1992 में हुआ था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये 73वां वाला, ठीक है। और 73 के बाद पंचायती राज के बाद क्या था, पंचायती राज के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या था, उसके बाद था पंचायती के बाद क्या था, पंचायत। नगर पंचायत। वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पे 74वां हो जाएगा। तो 74वां जो होगा आपका वो 1992 का ही था, लेकिन वो 12वीं अनुसूची को बताया था कि नगरीय स्थानीय शासन में संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की बात करता था 74वां। तो आप ध्यान रखें, आपको मैंने 4 बता दिए, 42वां बता दिया, 44वां बता दिया, 73वां बता दिया, 74वां बता दिया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, आज मैं अभी आप लोगों का 8 बजे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ भी आ जाएगा आसानी से वहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। एक और मैं आप सबसे बताऊंगा बोनस के रूप में, इसे रख लीजिए याद, 86वां संविधान संशोधन। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया, जैसे अभी प्रवीण ने मेरे से पूछा था कि 86वां में, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग कि प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार की श्रेणी में जो जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन के रूप में जोड़ा गया था। बाकी मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट जीएसटी वगैरह के बारे में अगर पूछ ले कि संशोधन जीएसटी वाला कौन सा है, तो अभी हाल ही का था, तो आप कह दीजिएगा कि 115वां, ठीक है, जीएसटी वाला। और एससी और एसटी सरकारी सेवाओं को अगर हम बात करें पदोन्नति आरक्षण के बारे में तो 117वां। बस ये 2 चीज़ें आप थोड़ा सा लास्ट की 2-3 बातें याद रखें, बस इतना ही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। जीएसटी का ईयर कौन सा है? जी, जीएसटी का ईयर कौन सा है? देखो ये 115वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये 115वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कोई बताना चाहेगा मुझे? आई थिंक ये 2020 में हुआ था, किसी को पता है? ये सर 2017 में हुआ। सॉरी 2017 में, 2017 में, ठीक है, ठीक है भाई। अभी जो 105वां जो संशोधन हुआ है सर, जी बताएं। ये जो ओबीसी को लेके, तो क्या इसमें ये भी इम्पोर्टेंट होगा ना सर? ओबीसी एससी नहीं, एससी एसटी के बारे में बात मैं कर रहा, सरकार को जो पदानुक्रम के बारे में बात कर रहा था मैं ना, तो वो हाँ हो सकता है पूछ ले कि कौन सा संशोधन था, वो पूछ सकता है आपसे। जो 127वां जो विधेयक था, जो जिसमें 338B 342 से 366 करके था, जो जिसमें केंद्र के जो ओबीसी के लिए जो ये नोटिफाइड किया था, स्टेट गवर्नमेंट को अपना ओबीसी का लिस्ट जारी करने का जो ये कर दिया था। किसकी बात कर रहे हैं आप? पंचायती राज महिला के आरक्षण की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ये संशोधन की बात कर रहे हैं सर, 105वां संशोधन की बात हम कर रहे हैं सर। 105वां संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा वो अच्छा। तो 105वां संशोधन क्या बता रहे हैं आप? जिसमें सर ये ओबीसी के लिए जो अलग से, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था अपना ये नहीं, इतना डीप में मत जाइएगा आप, ठीक है, इतना डीप में मत जाइएगा आप। 44, 42, 73, 74, 115, 117 ये लास्ट का था, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी याद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आप कंफ्यूज भी होने लगेंगे एग्जाम में, लेकिन मैं आपसे उतना ही चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको याद हो जाता तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इन्होंने इसलिए बोला है सर, क्योंकि अभी विवाद चल रहा है न्यायालय में सर ओबीसी के आरक्षण को लेकर। हाँ, आरक्षण को लेकर, हाँ नहीं सही कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में चल रहा है सर। हाँ, नहीं मध्य प्रदेश ही क्या, हाँ, हर एक राज्य में ही आरक्षण को लेकर बात चल रही है कि ये आरक्षण भाई क्यों दिया जा रहा है इन लोगों को, है ना। ये हर एक राज्य में चल रहा है, स्टूडेंटों के द्वारा भी चलाया जा रहा है ये सारी चीज़ें, लेकिन उतनी चीज़ें हमें अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको यही चीज़ें ध्यान रखें बस, जितना मैंने बताया है। 86वां आपको बताया, 73, 74, 42, 44 और 48 भी बताया था, 115, 117 है, आपको इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी क्रम में आप लोगों को लेकर आगे चल रहा हूँ। अच्छा, संविधान में आप लोगों को एक चीज़ और भी पता होगा, यहाँ पे देखो प्रवीण ये पे लिखा हुआ है 2002 का। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, जो कैबिनेट मिशन का आधार बनाया गया कि भाई भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता, जो कैबिनेट मिशन के आधार पे हुआ था। तो आप ध्यान रखें, किसी को पता है कब हुआ था कैबिनेट मिशन का आधार?
हाँ 46 सर। हाँ 1946, वेरी गुड, ये आपको ध्यान रखना होगा 1946। और संविधान सभा की जब पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, तो उस समय एक अध्यक्ष बनाए गए थे और वो अध्यक्ष अस्थायी रूप से थे। उन कौन थे, उनका नाम पता है? अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा था। सच्चिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन बाद फिर 11 दिसंबर को हुआ था, एक बैठक हुई थी, और 2 दिन बाद 11 दिसंबर की जब बैठक हुई 1946 में ही, तो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया था। वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में, एक सलाहकार के रूप में किनको चुना गया था? सलाहकार के रूप में, और एक प्रकार से आप कह लीजिए कि बी एन राव जी को चुना गया था। वेरी गुड, ये आपको ध्यान रखना होगा। और प्रस्ताव सबसे पहले, उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने। और ये कब प्रस्तुत किया था, ये आपको जानना जरूरी है। कब प्रस्तुत किया था? यहाँ पे अगर हम बात करें 11 दिसंबर हो गया, तो 13 दिसंबर, 3 दिन बाद, हाँ 2 दिन बाद, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे 2 दिन बाद। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया भी है, इसके बारे में ट्रिक भी बताया था। प्रारूप समिति के 7 सदस्य हुआ करते थे, आपको पता होगा, अध्यक्ष हुआ करते हैं। और एक क्या नाम था उनका? सबसे पहले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अम्बेडकर जी। हाँ, भीमराव अम्बेडकर जी थे। हाँ, और हाँ, संविधान सभा, भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है? जनक किस? अम्बेडकर को जनक कहा जाता है। हाँ, संपूर्ण संविधान बन के तैयार कितने समय में लगा हुआ है? मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो रहा होगा। 2 साल। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, वेरी गुड, शाबाश। हाँ 18 दिन, शाबाश, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो एक चीज़ और मेंशन किया गया है भारतीय ध्वज को लेकर, और उस ध्वज में बताया गया है कि लंबाई और चौड़ाई तिरंगे की। तो कोई बता सकता है लंबाई और चौड़ाई तिरंगे की? 3:4। नहीं, 3:4 है कि 3:2 है? नहीं, 2 नहीं है सर, 3:4। तो 4 ही तो है शायद। नहीं, आप एक बार गूगल करें। कंफर्म है सर, वो 3 से 4 है? 3:4 है सर। 1 मिनट, नहीं, 3:2 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई आप बता रहे थे, हाँ, अनुपात 3:2 है, ठीक है ना? 3:2 है, सही है, ये सही है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। खासकर प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन बता सकता है मुझे? 3 शब्द। ये धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, हाँ, और अखंडता, हाँ, अखंडता, हाँ, और ऐसे क्या था? समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी। हाँ सर, ऑप्शन मिलेगा तो टिक कर देंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ, संपन्न, हाँ, वही प्रस्तावना जिसे अभी आपने बताया कि हम भारत के लोग हैं, वेरी गुड, वही चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ें थी, वेरी गुड। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है 3-4 बातें, इसको भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। हो सकता है मैंने एक एक्स्ट्रा टाइम में आप लोगों को बताया और आप लोगों को पता है ये बातें, है ना? मैं बस कंफर्म करना चाह रहा था कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकारों का डीपीएसपी के मध्य जो है संघर्ष के समृद्ध मामले में, तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश की जो स्टूडेंट है उनके लिए ही क्लास है, उन्हीं की क्लास है, तो उनके में थोड़ा सा यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। और यूजीसी में यहाँ तक नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग इसको देखे रहिए, हो सकता है आप सबके ये काम में आ जाए थोड़ा सा, है ना। आपके सामने है, आप देख रहे हैं, चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य। किसी को पता है ये मद्रास राज्य है ना? मालूम है आपको? बताएंगे कोई? मद्रास राज्य जी, म्यूट हो जाए, शायद आपके यहाँ से बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रही है। चलो, हाँ, तो ये आपने अभी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मुझसे, तो ये आप बता रहे हैं कि 1951 का है। इस बात से तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि भाई ये 1951 में लाया गया था,
ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 1951 में लाया गया। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, और 1951 में ही एक प्रथम संविधान संशोधन, अगर प्रश्न पूछे आप लोगों से कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आप क्या बताएंगे? पहला वाला 1951 सर। हाँ 1951 आप बताएंगे। वही आपका सही माना जाएगा, 1951 ही आपका सही माना जाएगा। अच्छा, इसमें क्या बातें कही गई थी, कोई आप बता सकते हैं मुझे कि ये क्या था? अगर हम भूमि अधिग्रहण के थ्रू जी, वो सर नववीं अनुसूची को शायद भूमि अधिग्रहण था, और नववीं अनुसूची को शायद उसमें ये शायद हटाया था या जोड़ा था, इससे कंफ्यूजन है। इसमें एक बात अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का, देखो थोड़ा सा बात को समझिएगा आप सभी लोग, इसके बारे में इतनी तो बात याद हो गई होगी कि जो चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य है, ये वर्ष 1951 में एक मामला था, ये मामला आया था। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि मौलिक अधिकारों को निदेशक सिद्धांतों के बीच में किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार मान्य होगा। कहने का तात्पर्य यह था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहा कि भाई इसमें आरक्षण प्रदान करना था, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 29 का 2 का उल्लंघन से संबंधित था, वो 2 का उल्लंघन से संबंधित था ये, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था, और इस निर्णय के कारण भारत के संविधान का पहला संशोधन भी हुआ था, और यह गणराज्य और आरक्षण के संबंध में एक पहला बड़ा निर्णय लिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मद्रास को उच्च न्यायालय को बरकरार रखते हुए, या आप ये कह लीजिए कि उसका निर्णय लिया, जिसमें बदलने के लिए 1927 में पारित एक सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था। एक सरकारी आदेश था, उसको रद्द कर दिया था, जिसको हम बोलते हैं सरकारी आदेश को GO भी इन शॉर्ट में बोल सकते हैं। और सरकारी आदेश ने जो था सरकारी नौकरियों और कॉलेजों की सीटों में जाति आधारित आरक्षण प्रदान करने की बात करता था। इस मामले में जाति आधारित आरक्षण प्रदान किया गया था इस मामले में। तो अगर हम इसको पढ़ें तो देखिए थोड़ा सा कि इसमें घोषणा के लिए निदेशक सिद्धांतों का मौलिक अधिकारों के अनुरूप चाहिए, और इसमें सहायक रूप से कार्य करना चाहिए, और इसमें यह भी माना जाता है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करने के संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जाना चाहिए। ये भी बात इसी के तहत आई थी। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि भाई इसमें 2-3 बातें याद रखें। एक बात तो ये याद रखें कि जो मद्रास राज्य बनाम लिखा हुआ है चंपकम दोरायराजन राज्य, तो एक तो बात ये आपको याद होना चाहिए कि 1951 में आया। दूसरी बात आपको ये याद रखना चाहिए कि भारत का पहला संशोधन जो हुआ था, इसके आधार पे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उस दौरान भी ये चीज़ें की गई थी। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि एक मद्रास प्रेसिडेंसी, जैसे आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे, जहाँ पे ये बातें कही गई कि 1927 में पारित किया गया था सरकारी आदेश, और उसको रद्द कर देना था, ये हुआ था। एक दूसरी बात इसमें, और सरकारी नौकरियों और कॉलेज में की जो सीटें थी, जो जाति आधारित आरक्षण प्रदान करने की बात हुई थी, इसी मामले में हुआ था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। शुरुआत में 1951 में हुआ था। जब यहाँ पर हुआ है, अगर हम बात करें डिबेट के बारे में भी, जब यहाँ पर हुआ है तो फिर क्यों हो रहा है जाति को लेकर, संशोधन को लेकर? ऑलरेडी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहा है कि भाई उनको प्रदान कर दिया है आधारित, उनके जाति आरक्षित संरक्षण प्रदान कर दिया आरक्षण, तो फिर हम क्यों डिबेट कर रहे हैं इस पर? क्यों हम लोग जो है चर्चा परिचर्चा और लोगों से करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना? लेकिन संविधान में खुद चीज़ें ये मेंशन की गई है। आप ये मामला पढ़ें और मामले को बताएं कि भाई ये चीज़ ऑलरेडी है ना। बाकी कोई ना कोई किसी न किसी का कोई मैटर होता ही है, ठीक है, वो तो करेंगे है ना। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर हो गया है? बताएं। यस सर। चलो, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बस ज़्यादा डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है आप सबको। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं ये? हाँ ये मैं जानता हूँ सर। हाँ बताएं। 1967 का है, बताएं। चले, और कोई व्यक्ति? देखिए, ये आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं सभी लोगों को ध्यान से मेरी बात को सुने सभी लोग। हाँ सर जी, मैं बता रहा हूँ।
हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, हाँ बताऊं सर। बताएं। सर, गोलकनाथ पंजाब राज्य एक ऐसा निर्णय था जिसमें ये क्या, पहले प्रस्तावना जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें पहले बेरीवारी केस में ये कहा गया था कि जो हमारी प्रस्तावना है भारत की, वो संविधान का अंग नहीं है, इसमें उसको संशोधन करने का कोई हक नहीं है इसको सरकार को। बाद में जब गोलकनाथ केस आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का ही भाग है और इसमें सरकार को अपार शक्ति मिल जाती है इसमें संशोधन करने की। फिर उसके बाद तुरंत ही फिर इंदिरा गांधी ने 21वें संशोधन 24वां संशोधन 1971 में ये कर दिया गया कि तुरंत उसमें कह दिया गया कि सरकार को पूरी शक्ति है, संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। फिर उसके बाद जब केशवानंद भारती केस आया तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था कि सरकार इसमें संशोधन तो कर सकती है किसी भी भाग में, मगर मौलिक ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मौलिक ढांचे ऐसे लाइक जो मौलिक अधिकार हैं और जो मौलिक अधिकार को भी मौलिक ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मौलिक ढांचा मीन्स फिर उसमें मैं सर बता रहा हूँ थोड़ा, 1 मिनट और, 1958, 1959 इसमें ये कहा गया कि संविधान का किसी में भी संशोधन कर सकते हो, मगर ये नहीं है कि जब इमरजेंसी लगाओ फिर उसके बाद जब इमरजेंसी लगाई इसका दुरुपयोग किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाकर। फिर उसके बाद इस संविधान 1958 में ये संशोधन किया गया कि 20 और 21 को कभी भी इमरजेंसी के दौरान खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। ये प्रस्तावना से संबंधित था, प्रस्तावना से आई थिंक ये नहीं था। किसी को पता है? ये आपने जो बोला है अभी, जैसे बेरूबाड़ी वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, केशवानंद भारती मामले के अगर बारे में बात करते हैं तो हम मान सकते हैं कि वो था प्रस्तावना से रिलेटेड। आई थिंक ये प्रस्तावना से रिलेटेड नहीं था। ठीक है सतेंद्र सर? जी हाँ, ये प्रस्तावना से रिलेटेड नहीं था। मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से मेरी बात को ज़रा सुने आप सभी लोग। ये जो अब गोलकनाथ बनाम पंजाब के बारे में आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों के बारे में जो है, मौलिक अधिकारों में कटौती ना की जाए इस तरीके की बात की गई थी इसमें। और मैं यही तो कह रहा हूँ, मौलिक ढांचा प्रभावित ना हो सर, यही तो। हाँ, मौलिक ढांचा तो मेरे हिसाब से प्रस्तावना को एक्चुअली क्या है ना कि प्रस्तावना को लोगों ने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, अलग अलग तरीके से। थोड़ा सा मैं आप सबको होल्ड रखूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बात कर रहा था आप लोगों से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य को लेकर। तो एक चीज़ तो आपको याद रखना यहाँ से कि 1967 में आया। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पर कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला था कि जिसमें अदालत में फैसला सुनाया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार में कटौती नहीं कर सकती है, इस तरीके की बात इसमें कही गई थी। दूसरी बात तो ये 2 बातें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शंकरी प्रसाद मामले में भी अपने स्वयं के निर्णय के विपरीत था। ठीक है, तो एक चीज ये भी था, उसके विपरीत था। और ये किसकी विपरीत की बात कह रहा है कि संसद के द्वारा। ये शब्द सर प्लीज, मेरा नोट्स है, मेरे भी नोट्स है, तो इसमें ये विधि शब्द को तो वो डिफाइन किया गया था गोलकनाथ। पहले जो संकट ये देखो मैं बता रहा हूँ थोड़ा, संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत आता है। इस विषय को लेकर विवाद की स्थिति रही। सज्जन सिंह शंकरीलाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, परंतु बाद में गोलकनाथ पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन भी विधि शब्द के अंतर्गत आता है। इसके बाद इंदिरा सरकार ने 24वां संविधान संशोधन करके 1971 पारित करके 368 में प्रावधान कर दिया गया कि संसद को शक्ति है अपार। हाँ। ये है मैन सर। अच्छा, ये है मेरे नोट्स में है। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो गोलकनाथ मामले में हाँ, आपको एक चीज़, मौलिक अधिकार आप ध्यान रखें, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए यही है। ठीक है, इसका आप खासकर ध्यान रखें। आगे अगर बात करें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का था, तो ये 1973 का है। आपको ये तो बहुत ही आसान है और आप लोग को जानते भी होंगे। 1973 में। और इसमें 1-2 शब्द ऐसा बताएं जो याद रहे। ये बेसिकली एक बात ध्यान रखना आप सभी लोग कि ये जो विवाद था, ये जो विषय था, उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था।
और इसमें अगर हम बात करें तो कुल कितने न्यायाधीश के बारे में, बहुमत के बारे में जिक्र किया गया था? 13 न्यायाधीश थे। 13 न्यायाधीश थे और 7 न्यायाधीशों में से 24वें संविधान संशोधन का एक विधि मान्य ठहराते हुए गोलकनाथ मामला वाला जो अभी आप बता रहे थे, तब ये चीजें आई थी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और इसमें अगर हम पढ़े तो बोल रहा है कि मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ 1967 के मामले के फैसले के खारिज कर दिया और घोषणा की संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन अपनी मूल संरचना को बदल नहीं सकती है। मूल संरचना को बदल नहीं सकती है। ये केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। एक आपका आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का, ये आया था 1980 का। ठीक है, ये 1980 का था और इसमें क्या था, भारत संघवाद था, निर्धारित किया गया था, है ना। और अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे का नहीं बदल सकती है। तो ये बात इसमें कही गई थी इस केस में कि आप संविधान, मतलब यहाँ पे जो संविधान है वो किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा होगा उसको बदल नहीं सकती है। ये बात इसमें आई थी। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं और भी देखते हैं कुछ पॉइंट्स। उसके बाद डीपीएसपी के क्रियान्वयन को लेकर अधिनियम संशोधन के बारे में बात होती है। भूमि सुधार, समाज के परिवर्तन लाने और ग्रामीण जनता की स्थिर या स्थिति में सुधार लाने के लिए लगभग सभी राज्यों की भूमि सुधार कानून पारित किया गया और कुछ उपाय शामिल किए गए, जैसे जमींदारों और ईमानदारों जैसे बिचौलिया का उन्मूलन करना, कम करना, इस तरीके की बात हुआ। संशोधन करके डीपीएसपी का क्रियान्वयन किया गया। फिर किराएदारी व्यवस्था को सुधार, जैसे कार्यकाल में सुधार या उचित किराया, भूमि जोत पर सीलिंग और अधिरोपण। ठीक है, और भूमिहीन मजदूरों के बीच में अधिशेष भूमि का वितरण, सहकारी खेती, इसके बारे में बात हुआ। ठीक है, और ये था भूमि सुधार। एक हुआ श्रम सुधार, और श्रम सुधार के अंतर्गत यहाँ पर हितों की रक्षा करने के लिए कुछ अधिनियम लाए, जैसे आप सबको पता होगा। और संशोधन अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 का है और श्रम संहिता अधिनियम 1920 का है। इसको आप थोड़ा सा नोट करिएगा। श्रम संहिता वाला 2021 में प्रश्न क्वेश्चन करने जा रहे हैं आप लोग, तो हो सकता है आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान रखें, 2020 का है। अनुबंधन श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम जो वर्ष 1970 का है, ये आप ध्यान रखेंगे। बाल श्रम निषेध अधिनियम, ये तो आपको पता होगा, 1986 का है। और वर्ष 2016 में, यानी अभी हाल ही की बात है, बाल एवं किशोर श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 के रूप में पुनः निर्मित किया गया है। इसी को 1986 को 2016 में। बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, ये तो पता है आपको। और खनन और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम जो है 1957 का है। महिला श्रमिकों के हित, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा कि महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 है, ये आपको पता होना चाहिए। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 है, ये भी आपको मालूम ही है। मैंने हालांकि सारे अधिनियम बता रखा था, लेकिन श्रम संहिता जो अधिनियम था इसके बारे में शायद जिक्र नहीं किया था, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये 2020 में लाया गया था। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था 73वां पीडीएफ सर शेयर कर दीजिएगा सर ये। जी, अभी मैं सेंड कर दूंगा। अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 का है, आपको पता है, अभी मैंने बताया भी था कि इसके माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40, अब अनुच्छेद 40 क्या है आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 40 पंचायत, बताएं। पंचायती राज्य को बढ़ावा देना। हाँ, ये कुछ अनुच्छेद हैं, आपको याद होने चाहिए, ये सारे के सारे अनुच्छेद है ना, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अगर हम बात करते हैं तो देश के लगभग सभी हिस्सों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, ये भी बात हम देख सकते हैं 73वें संविधान संशोधन के ही तहत हम इसको मेंशन कर सकते हैं। कुटीर उद्योग, जहाँ पे अनुच्छेद 43 के अनुसार बताया गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के बारे में। 43, तो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई बोर्ड स्थापित किए थे, जैसे ग्रामोद्योग बोर्ड था, खादी और ग्रामोद्योग आयोग था, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड था, रेशम बोर्ड था, कायर बोर्ड था, ये सारी चीज़ें थी, ये आप देख सकते हैं कुटीर उद्योग के परिप्रेक्ष्य में।
अगर हम बात करते हैं 45 अनुच्छेद के बारे में, तो आपको पता होगा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में प्रावधान के बारे में बात किया गया था, और इसे 43 से संवैधानिक संशोधन के द्वारा पेश किया गया था। और इसके बाद पश्चात का मतलब बाद, शिक्षा का अधिकार 2009, जिसको आप बोलते हो आरटीई, इसमें कहा गया कि प्रारंभिक में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को लिए जो है मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अच्छा, विशेष बच्चों के लिए जो आरपीडब्ल्यूडी है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो है अगर हम बात करें आरटीई के बारे में तो कितने हाँ 6 से 18 आप ध्यान रखेंगे उसके। ठीक है, 6 से 18 उसका ध्यान रखेंगे। वेरी गुड। तो ये चीज़ें हो गई, और आगे हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के निवास के बारे में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 अभी आप लोगों ने कल ही शायद देखा है 1952 में इसका। तो ये सर मैं रोकना चाहूंगा सर। रोकिए। इसमें सर आप एक चीज जब 86 जो शिक्षा के बारे में आप बता रहे थे 6 से 14 के में, हाँ। ये इसका वो भी आप बता दे रहे 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जब जो कर्नाटक राज्य केरल राज्य के मोहिनी से कर्नाटक राज्य के उसमें ये आया था। ये भी पूछ सकते हैं सर। क्या चीज़ समझा नहीं मैं। ये है 1900 ये कर्नाटक राज्य मोहिनी के एक फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो शिक्षा है वो हमारा सभी का मौलिक अधिकार है। उसी के तहत जो उसका जो भाग माना उसका 21 का तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में भारतीय संविधान में प्रोविजन किया गया था सर। कर्नाटक में नहीं, पूरे भारत में सर। तो पूरे भारत में तो है ही है कि जो आपको हाँ। पहले नहीं था, ये 86वां संविधान संशोधन करके ये बाद में लिया गया था। हाँ, तो इसमें 21 का जो ए बनाया गया है, 21 का ए, तो शिक्षा के अधिकार के संबंध में था। वो 6 से 14 वर्ष साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई है उसमें। और अनुच्छेद 45 में इसमें ये जोड़ा गया भाई कि 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनकी शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ये 45 था आपका, है ना, ये 45 था। और 51 था उसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बच्चों के जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनके संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के अवसर को उपलब्ध कराना होगा। ये 51 का ए था। ठीक है, तो ये 3 बातें थी, यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यही 3 बातें आपको कंफ्यूज करेगी। आप सर मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं अभी लग रहा होगा मैं थोड़ा पढ़ लिया था तो इस वजह से बता रहा था मैं। हाँ, चलो कोई बात नहीं, आप क्या बता रहे हैं। कर्नाटक मोहिनी राज्य केरल राज्य के उसमें 1993 के मामले में एक सुप्रीम कोर्ट ने वो किया था। उसमें ये कहा गया था कि मतलब के जो मामले सुप्रीम कोर्ट ने कि 6 से 14 बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा दी जाए, तो मगर पहले ये कह तो दिया था मगर ये प्रोविजन नहीं था। वो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में तब 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में पहले प्रोविजन तो था हमारे डीपीएसपी में, मगर इसको कानूनी रूप सही रूप से मौलिक वो नहीं माना, डीपीएसपी में था, फिर इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया 6 से 14 को सब। अच्छा, ये कहना चाहता था। हाँ, ओके। तो कर्नाटक जो आप बता रहे हैं, कर्नाटक मोहिनी बनाम राज्य केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा गया था 1993 में। 1993 का। हाँ, ये अच्छा, चलो ठीक है। तो उसको पहले अगर 6 से 14 तक अगर कोई शिक्षा नहीं देता तो उसको कोर्ट में अपन वो नहीं कर सकते थे कि नहीं हमको दो। अब जब 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ है तब से कोर्ट में अगर कोई स्कूल वाला देगा नहीं तो उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। पहले कोर्ट में जाने का प्रोविजन नहीं था। ये 86वें संविधान संशोधन में जब मौलिक अधिकार बनाया फंडामेंटल राइट में, जब 21वें कानून संशोधन करके दिया गया तब से फिर ये इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अच्छा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई जिसे उच्चतम न्यायालय ने अपने 2 निर्णय बताए थे, तो एक मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक का था 1992 का, और एक इन्होंने कहा कि जेपी 1993 का था। अच्छा, तो इसमें शिक्षा के अधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया, और इन्होंने बताया कि भाई शिक्षा के अधिकारों के संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको क्या किया गया, सुनिश्चित कर दिया गया।
जीवन जीने के अधिकारों के हिस्सा के रूप में उसको घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी ठीक है, आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आप यहाँ पे ध्यान रखें 21 का ए और 45 एंड 51 का ए। डोंट माइंड में ऐसा नहीं हो, ऐसा लग रहा हो सभी के ज्यादा पढ़े हुए बता रहे हो। नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं। अपनी नॉलेज को सभी बच्चे शेयर करें, मैं आपको ही नहीं, मैं सभी बच्चों से कहता हूँ, हम लोग सीखते ही रहते हैं, है ना, हम सभी लोग सीखते रहते हैं। वैसा ना लें कि नहीं, सत्येंद्र ने मतलब बीच में वो क्लियर कर रहा था बस। ठीक, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आप सबको पता होगा 1952 का है, और एकीकृत विकास कार्यक्रम जो है वर्ष 1978 और 79 का है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, आप लोग जानते होंगे भली भांति तरीके से। 7 सितंबर 2005 है ना, और मनरेगा वर्ष 2006 जैसे कार्यक्रम जैसे रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, है ना, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। संविधान अनुच्छेद 47 कहा गया है, क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 47 बताएं। अनुच्छेद 47 जी। 47 में कहा गया है कि जो राज्य जो नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाएगा समाज में, जो ऐसे वो है। ये 47 क्या कहता है आपसे? ये कहता है कि समाज के अंदर जो नशा मुक्ति कार्यक्रम है, जो व्यवस्था है काफी, उनके लिए कार्यक्रम चलाएगा। औषधि देखो यहाँ, औषधि प्रशासन का प्रशासनिक वो दिया गया। तो यहाँ पे पोषाहार मतलब अच्छा पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ठीक है, लोक स्वास्थ्य सुधार के राज्य के कर्तव्यों के रूप में अनुच्छेद नंबर 47 में ये जिक्र किया गया था। ये आपको यहाँ पे 47 के अंतर्गत रखना है, और ये बात रखी गई थी इसी में। आगे अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना, ठीक है, ये आपको पता होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और ये सभी स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें चलाई गई। और फिर नरेगा आपको पता होगा, जिसको आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहते हैं, और फिर भारतीय राज्य के सार्वजनिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लागू किया गया। पर्यावरण में अभी भी मैंने आपको बताया भी है कि एक 1927 का भी था, आप लोगों ने भी इसको देखा भी है मैंने अभी आपको सुनाया भी था कि 1927 में वन अधिनियम के रूप में आया। फिर 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के रूप में लाया गया, और फिर उसके बाद 1980 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। 1986 में वन्य जीवों के बारे में सुधार करने के बारे में बात किया गया, और 1980 के साथ साथ अगर हम बात करें 74 में जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण करने की बात किया, संशोधन 1988 में हुआ था। और 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम था, जो 1988 में भी इसको संशोधन किया गया। राष्ट्रीय वन नीति की बात अगर हम करते हैं तो 1992 में इसको लाया गया था। 1992 में राष्ट्रीय नीति के अगर बारे में बात होती है तो आप राष्ट्रीय वन नीति का तो 1992 आप लोग लगाएंगे। और वन्य जीव अगर भारतीय वन अधिनियम के बारे में बात होगी तो 1927 लगाएंगे, 1927 लगाएंगे। वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम के बारे में बात होगा तो 1972 लगाएंगे, और आप लोग ये लिखा हुआ है आपके PDF पर। बाकी यहाँ पे देखिए जल के बारे में मैंने भी आपको बताया भी है कि जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1974 आता है। और वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम के बारे में बात करते हैं तो कब आता है? ये 1981 आता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद विरासत संरक्षण, जहाँ पे प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और पुनरुत्थान स्थल पर अवशेष अधिनियम 1958 के महत्व को संस्मारक और स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। ये विरासत संरक्षण है, ठीक है। तो अब आप लोगों का जो क्लास यहाँ पे समाप्त हो गई है। अब आप लोगों को मैं जो नेक्स्ट क्लास चलने वाली है मध्य प्रदेश यूनिट नंबर 4 समाप्त हो गया है। सारे अब आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आप लोगों के। उसमें अनुच्छेद भी होंगे, उसमें अनुसूची भी होगी, उसमें भाग भी होगा, उसमें प्रस्तावना भी होगा। सारी चीज़ें आपके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो कंटिन्यू कम से कम 2 से 3 दिन क्वेश्चन चलेंगे आप सबके केवल अनुच्छेदों से ही या भारतीय संविधान से ही। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे क्लियर होंगे। जिनको नहीं समझ में आएगा उस टॉपिक को तो आप वहाँ पे पूछेंगे तो मैं वहाँ पे स्पष्टीकरण भी कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए अभी।